स्वागत है दोस्तों आप सभी को ई स्पार्क्स एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। तो पिछले क्लास में हमने एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा था, कितने टाइप्स के फार्मिंग होते हैं उसके बारे में जाना था। आज हमारा लास्ट क्लास होगा ज्योग्राफी का, जिसमें हम ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट करेंगे। बस उसके पहले थोड़ा सा कुछ टॉपिक्स है, ऐसे क्रॉप्स हैं एंड इरिगेशन पैटर्न्स है, वाटर रिसोर्सेस है, उसको थोड़ा थोड़ा देखते हैं। तो क्रॉप सीजन अगर देखा जाए तो हम लोग तीन भागों में क्रॉप सीजन को डिवाइड कर सकते हैं। क्रॉपिंग सीजन है ये, राबी, खरीफ एंड जायद। जहां पे हम लोग क्लासिफाई करते हैं इंडियन सीजन्स को जनरली थ्री टाइप्स में, समर, रेनी एंड विंटर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसी प्रकार ही क्रॉपिंग सीजन अपना राबी, खरीफ एंड जायद के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। राबी सीजन रेनी सीजन को जनरली कहा जाता है, जहां पे बीज जो बोया जाता है सितंबर एंड अक्टूबर में, हार्वेस्टिंग फसल जो लिया जाता है वो है फरवरी एंड मार्च में। तो बीज बोया जाता है सितंबर अक्टूबर में जनरली एंड हार्वेस्टिंग फरवरी मार्च में। तो इसमें क्या है, इसमें हम लोग को व्हीट, बार्ली, पल्सेस ये सारे मिल जाते हैं। राबी सीजन देखा जाए तो वो कूलर रहता है खरीफ सीजन से। खरीफ सीजन बिगिन होता है ऑनसेट ऑफ मॉनसून जून जुलाई से अपना, एंड ये राबी सीजन जो है दिस स्टार्ट्स आफ्टर रेनी सीजन। ठीक है, बारिश बरसात के बाद, जनवरी ठंडा का दिन में। तो दिस इज हम लोग कह सकते हैं ये वाला विंटर का सीजन है। एंड विंटर का सीजन में हमें कोल्ड एटमोस्फेयर मिलता है, ठीक है, प्लस हमारा रेनफॉल कम रहता है, रेनफॉल इज लेस, प्लस ये वाला सीजन हमको ड्राई मिलेगा। ठीक है, ये है अपना राबी सीजन। नेक्स्ट खरीफ देखेंगे तो खरीफ बरसात का सीजन है, जून जुलाई में मिलेगा। क्रॉप ग्रोज इन रेनी सीजन, हार्वेस्टिंग टेक्स प्लेस आफ्टर द रिट्रीट ऑफ मॉनसून। जनरली राइस, चावल के लिए हमें पानी का बहुत जरूरत रहता है, तो वो होता है आपका खरीफ सीजन में चावल। ठीक है, राइस, मेज, मिलेट्स, ग्राउंडनट्स, कॉटन, जूट, ये सारे कुछ कुछ है खरीफ सीजन के। देन समर सीजन को हम लोग जायद सीजन कहेंगे। समर सीजन ग्रोइंग क्रॉप्स विच रिमेन टिल अप्रैल, मई एंड जून। तो पूरा धूप का दिन में ये वाला सीजन में हम लोग को क्रॉप्स मिलते हैं, जनरली वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। और कोई चावल और व्हीट ये सारे जो है डिफरेंट डिफरेंट सीजन के हैं। ठीक है, क्लियर है। तो कौन कौन से सीजन है अपना, राबी, खरीफ एंड जायद। ठीक है, जायद वाला सीजन में अपना और कोई फसल हो नहीं सकता है। आप समझ सकते हैं कि बारिश नहीं मिल पाएगा, वाटर रिसोर्सेस हमें कम मिलेंगे इस सीजन में। तो इसमें आपका राइस, व्हीट, ये सारे जो है बहुत ज्यादा पानी कंज्यूम करते हैं, राइस, व्हीट, मेज। ठीक है, तो ये सारे जायद सीजन में पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो सीजन को देख लिए हैं। चलिए देखते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। इंडिया का हालत बहुत खराब हो गया था। कब का टाइम था, 1960। खाने के लिए उसके पास खाने के लिए क्रॉप्स नहीं थे, अनाज नहीं थे। ठीक है, देन 1960 के आसपास एक दौरान आया जहां पे हम लोग HYV, दैट इज हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स लाए। कहाँ पे ये स्टार्ट हुआ था, जनरली पंजाब में, जो कि नई प्रजाति के सीड्स थे, व्हीट एंड राइस। फर्टिलाइजर्स को यूज किया गया, मशीन एंड प्रॉपर इरिगेशन से हमारा कल्टीवेशन बहुत बढ़ाया गया। इसी को कहा गया था ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन सेल्फ सफिशिएंसी लाया है फूड प्रोडक्शन में। तो पहले जहां पे हम लोग इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते थे काफी ज्यादा, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद हम लोग इंपोर्ट्स कम हो गया खाने का, एंड देन हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए फूड प्रोडक्शन में। दिस हैज नॉट ओनली सेव्ड आवर प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज बट इज आल्सो मेड अस सेल्फ रिलायंट। ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारे लिए बेनिफिशियरी तो हुए, बट जनरली वो बेनिफिशियरी देखा जाए तो फार्मर्स के लिए हुए थे, क्योंकि वो ही काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। HYV जो सीड्स थे उनको काफी ज्यादा फर्टिलाइजर्स लगता था, उनमें मशीनरीज लगती थी, उनमें वेराइटीज ऑफ सॉइल्स डिफरेंट थे, उनको थोड़ा ज्यादा केयर लेना पड़ता था। तो ये सारे किसके पास पॉसिबल हो पाते थे, रिच फार्मर्स के लिए। बट पुअर फार्मर्स उस जगह पे उतना उनको इकोनॉमिकली बेनिफिट नहीं हुआ। लैंड यूज पैटर्न देखें तो अपना 32.88 करोड़ हेक्टर्स का ज्योग्राफिकल लैंड है इंडिया का, और वहीं से हम लोग को बस 92.525% लैंड एरिया ऑफ दिस डेटा इज अवेलेबल। उसके पास हम लोग का इतना ही बस डेटा अवेलेबल है, एंड इसके बाद का डेटा हम लोग को मालूम नहीं है, बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट लैंड्स में हर लैंड में जाना पॉसिबल नहीं है। प्लस हर लैंड का यूज किस तरह से हो रहा है, उस पर क्या स्ट्रक्चर है, क्या है उसका हालात, क्या है, ये सब सारी चीज जानना उतना एक्यूरेसी से नहीं है। इसीलिए 92.5% ऑफ जो टोटल लैंड है अपना लैंड एरिया का डेटा हम लोग के पास खाली है, जहां से 43.41% कल्टिवेटेड लैंड है, 22.57% अपना फॉरेस्टेड लैंड है, 6.29% वेस्ट लैंड है जो कि एरिड, रॉकी एंड सैंडी एरियाज है जहां पे कुछ नहीं हो सकता है, 4.41% कल्टीवेबल वेस्ट है, 10.85% फैलो लैंड है, 3.45% पेस्चर्स एंड मिडोज है,
6.29% एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस हैं, जिनको एग्रीकल्चर में हम लोग नहीं यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कुछ डेटा है, बट आज के हिसाब से ये डेटा चेंज हो गया होगा। सो ये डेटा को आप नया लूसेंट जीके का किताब से आप देखिए। वाटर रिसोर्स को हम लोग दो टाइप से डिवाइड कर पाएंगे। देखिए वाटर्स को जनरली एक है सरफेस वाटर एंड दूसरा है अंडरग्राउंड वाटर। इसको रेनफॉल में हम लोग नहीं डिवाइड कर रहे हैं बिकॉज रेनफॉल सोर्स नहीं है। रेनफॉल इज सोर्स ऑफ वाटर, बट ये कंटिन्यूअस नहीं मिलता है। हम लोग को दो चीज कंटिन्यूअस मिल पाएंगे, एक है सरफेस वाटर एंड दूसरा है ग्राउंड वाटर। सरफेस वाटर इंडिया में अगर देखा जाए तो 109 सेंटीमीटर रेनफॉल हर साल हो रहा है। सरफेस वाटर मीन्स आपको ये वाला पानी कहाँ पे मिलेगा, लेक्स, सीज, ओशियंस, ठीक है, पॉन्ड्स, ये सारी जगह पे आपको सरफेस वाटर मिल जाएंगे जो कि जमीन के ऊपर हमको मिलता है। दिस रेनफॉल अमाउंट्स टू 37,000 मिलियन क्यूबिक मीटर, जहां से बहुत सारा एब्जॉर्ब होता है वाटर पानी में, एंड कुछ कुछ हम लोग को नदियों में मिल जाएगा। ओके, तो रिवर्स भी इसमें एक बनता है। इसमें से ओनली 6600 मिलियन क्यूबिक वाटर कैन बी यूज्ड फॉर इरिगेशन। सारे पानी को हम लोग इरिगेशन में नहीं यूज कर पाते बिकॉज सी, ओशियन, ये सब का पानी देखो तो हम लोग थोड़ा सा खारा रहता है, ठीक है, salty water, so we cannot use it for irrigation, but most of the water, about 6600 million cubic meters of water from the ponds, rivers, ये सारी चीजों को हम लोग यूज कर पाते हैं। जैसे गंगा में हम देखते हैं कि गंगा के जो ट्रिब्यूटरीज हैं बहुत सारे, उनमें वो वाले एरिया में आपको गंगा डोब रीजन, ठीक है, वो फर्टाइल रीजन बन जाता है एंड उसमें इरिगेशन बहुत अच्छा से हो पाता है बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस वाटर, रिवर वाटर। बहुत सारी जगह में आप देखेंगे रिवर वाटर से के रिवर्स के बगल में आपको फसल मिल जाएंगे। सो इट इज बिकॉज ऑफ द वाटर। नेक्स्ट, अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज देखिए, टोटल रेनफॉल जितना है अपना, उसमें से 7900 मिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर परकोलेट इनसाइड, ठीक है। तो पानी का स्वभाव है, आपका जमीन भूखी है अभी, ठीक है, गर्मी का दिन था, दिस इज द वाटर, ठीक है। अभी जब भी पानी गिरेगा तो वो पोरस रॉक से होकर के, मिट्टी से, सॉइल से होकर के वो ग्राउंड वाटर को पहुंचता है और इसको कहा जाता है ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग ऑफ द ग्राउंड वाटर, ठीक है। आप फोन को चार्ज करते हैं, उसी प्रकार ग्राउंड वाटर का रिचार्ज होता है। तो यही है, इसी से हम लोग का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता था। एंड कुछ कुछ वाटर इम्परवियस रॉक से होकर के वो जमीन तक पहुंच जाती है, जिसको हम लोग डिगिंग वेल्स, ट्यूबवेल से या फिर कुआं खोद करके उस वाटर को यूज कर पाएंगे। तो ये ग्राउंड वाटर है। सोर्सेस ऑफ इरिगेशन अगर देखें तो वेल्स एंड ट्यूबवेल से हम लोग को 46% ऑफ टोटल इरिगेशन मिलता है, कैनाल से 39%, टैंक से 8% एंड अदर अन्य रिसोर्सेज से हमें 7% तक का इरिगेशन का सुविधा मिलती है, जैसे स्प्रिंग्स, डोंग, स्कूल्स, ठीक है। अभी चलते हैं अपना पावर रिसोर्सेस ऑफ इंडिया। देखिए पावर इंडिया में कहां से आता है, एक तो है कोल, बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स, पहला चीज यहीं से हम लोग का मैक्सिमम पावर आता है। प्लस आजकल अपना रिन्यूएबल सोर्सेज भी आ गया है, जैसे सोलर प्लांट, ठीक है। आप न्यूज देखेंगे तो 40 गीगावाट का टारगेट ऑफ इंडिया इन द सोलर इंडस्ट्री, ठीक है, नेशनल सोलर मिशन शायद उसका है कुछ। सो दिस आर ऑल द पावर रिसोर्सेज देखें तो आज भी लार्ज अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स जलाने से हमारे एनर्जी कहां से आता है, लार्ज अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, उनको बर्न करके, जनरली स्टीम टरबाइन हो या फिर गैस टरबाइन हो, वो सब इसी में आते हैं। देन कुछ कुछ रिन्यूएबल सोर्सेस भी यूज होते हैं, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, थर्मल पावर, पेट्रोलियम, न्यूक्लियर, एटॉमिक, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, बायोगैस, आजकल तो हाइड्रोजन का भी अभी यूज हो रहा है, ठीक है। तो कई सारे मल्टी पर्पज प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया के, तो इसको हम लोग नहीं उतना पढ़ेंगे बिकॉज जनरली बहुत कम दिया गया है। प्लस आज के रिसेंट डेज में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यूज हो रहे हैं, तो वो रिसेंट किताब से आपको मिल जाएगा, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन हम लोग पढ़े हैं, किससे किससे ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक है एयर, नेक्स्ट वाटर, दूसरा है आपका रोड एंड द थर्ड लास्ट वन इज रेल। तो ये चार तरह का ट्रांसपोर्टेशन हम लोग को करेंटली इंडिया से मिलता है। तो मोड्स इंक्लूड द रेल, रोड, कोस्टल शिपिंग एंड एयर ट्रांसपोर्ट। रोड ट्रांसपोर्ट देखिएगा तो 13.8% हर बार का ये बढ़ता है, 15.4% कस्टमर्स पैसेंजर्स। देन ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बस रोड्स के लिए कौन कौन सा हाईवेज है, हाईवे का केयर कौन लेता है, ठीक है। इंडियन रोड नेटवर्क कितना किलोमीटर का है, हाईएस्ट नेशनल हाईवे या फिर हाईएस्ट रोड कनेक्टिविटी किसमें है, ये सारी चीज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनते हैं। नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये हमको पता है। नेशनल हाईवे हैज लेंथ ऑफ 71772 किलोमीटर, तो ये डेटा भी आउटडेटेड है। सेंट्रल गवर्नमेंट इट हैज टेकन अप इन फेज्ड मैनर। देखिए धीरे धीरे क्या होता है, अपना नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम से,
ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी रहते हैं, NHA, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, NHAI, ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये प्रोजेक्ट लेते हैं कि हाँ हम लोग हाईवे का पूरा केयर करेंगे, जो भी करेंगे वो फेजेस में होता है, एक साथ तुरंत सारे रोड को कनेक्शन करना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो बहुत सारे फेजेस में ये लोग कंप्लीट करते हैं बाय द यूज ऑफ मैनी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। एक वैसे डेवलपमेंट प्रोग्राम है नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, NHDP, ठीक है। तो इसी प्रकार वो धीरे धीरे कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स लेते हैं। कई सारे नेशनल इंपोर्टेंट हाईवेज जैसे NH1, NH2, कहीं पे भी आप जाते हैं NH वाला आपको रास्ता मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारे जो NH रीजन है ये सारे नेशनल हाईवे डिनोट करता है, NH, ठीक है। नेशनल हाईवे 1, 2 नंबरिंग है। तो टोटल कितने नेशनल हाईवे हैं इंडिया में, ये आप जरूर एक बार खोज के लिखिए। नेक्स्ट स्टेट हाईवे है जिनको की मेंटेन किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। नेशनल हाईवे है नेशनल गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इसको मेंटेन करेगी, स्टेट हाईवे को स्टेट गवर्नमेंट मेंटेन करती है। ये पुराना डेटा के हिसाब से अभी बिहार मेटल रोड होता है आपका जो पिचू वाला रोड, ठीक है, पिचू रोड रहता है ब्लैक कलर का, उसको मेटल रोड कहा गया है। बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तो ये उसका डिफरेंट लेंथ है। सबसे ज्यादा लेंथ हम लोग को मिलता है महाराष्ट्र में, तो यही अपने यहाँ पे दिया गया है। महाराष्ट्र इज मैक्सिमम लेंथ ऑफ रोड्स एंड इट हैज आल्सो द मैक्सिमम लेंथ ऑफ मेटल रोड्स। ओडिशा हैज मैक्सिमम लेंथ ऑफ अनपेव्ड रोड्स, मींस जो रास्ता अच्छा से बना हुआ नहीं है, ठीक है, कच्चा रास्ता। वेस्ट बंगाल हैज मैक्सिमम रोड डेंसिटी, ठीक है। स्टेट के हिसाब से देखें तो रोड का जनसंख्या कितना है, पॉपुलेशन, सो वेस्ट बंगाल का सबसे मैक्सिमम रोड डेंसिटी है। तो क्या ये जरूरी है कि जिसका सबसे ज्यादा मैक्सिमम रोड्स है उसी का मैक्सिमम लेंथ रहेगा? जरूरी नहीं है, ठीक है ना। कुछ कुछ रास्ता हो सकता है इतना सा छोटा छोटा रास्ता है एंड एक रास्ता इतना बड़ा घूम के गया हुआ है, तो डिफरेंस मैटर करता है, ठीक है। ये वेस्ट बंगाल का केस में है, ये महाराष्ट्र के केस में है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ख्याल रखती है, मेंटेन करती है किसको, बॉर्डर का रोड को, ठीक है। तो इसके भी आप देखें तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के भी पोस्ट निकलते हैं, ठीक है। तो वो लोग जनरली क्या करते हैं, मेंटेनेंस देखते हैं। प्रीमियम कंस्ट्रक्शन एजेंसी, रोड्स, एयरफील्ड्स, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ठीक है। तो प्रोजेक्ट दंडक, उनके प्रोजेक्ट दंडक है जिनके थ्रू वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, मेंटेन करते हैं बड़ा बड़ा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर्स, चाहे प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स हैं भूटान में, तो ये सारे BRO कंस्ट्रक्ट करती है। रेल ट्रांसपोर्ट अगर हम देखें तो रेल ट्रांसपोर्ट अपना मोर देन 160 ईयर्स पुराना है। जब आए थे ब्रिटिशर्स जब आए थे, ठीक है, तो वो लोग स्टार्ट किए थे अपना रेल ट्रांसपोर्ट, उसी टाइम से चल रहा है। बट उस टाइम वाला रेल और अभी का रेल के हिसाब से आपको बहुत सारे डिफरेंसेस मिलेंगे, ठीक है। कोल ट्रांसपोर्ट अपना इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। तो ये सारे कुछ कुछ कन्वर्जन्स हैं, वो तो आपका मॉडर्निटी के साथ, मॉडर्नाइजेशन के साथ होते ही रहेगा। इंडियन रेलवे नेटवर्क इज लार्जेस्ट इन एशिया, ठीक है, लार्जेस्ट है एंड वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट है। तो फर्स्ट लार्जेस्ट कौन है दोस्तों वर्ल्ड में, फर्स्ट इन वर्ल्ड कौन है, ये जरूर आप एक बार खोजें। फर्स्ट रेल इन इंडिया देखा जाए तो 1853 में वो स्टार्ट हुआ था मुंबई एंड थाने रीजन में, ठीक है। तो मुंबई थाने अगर आप देखें तो नजदीक ही है। आज का मैप में अगर हम लोग देखेंगे तो वही अपना फर्स्ट रेलवे स्टार्ट हुआ था। तो मुंबई तब का टाइम में बॉम्बे एक प्रेसिडेंसी हुआ करता था, ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी हुआ करता था अंडर द ब्रिटिश रूल। तो उसी रीजन से आपका रेलवे का कार्य शुरू हुआ। इंडियन रेलवे बोर्ड 1905 में एस्टैब्लिश किया गया एंड देन इंडियन रेलवे को सरकारी बना दिया गया 1950 में। उसके पहले प्राइवेट के हिसाब से चल रही थी। 3 टाइप की गेजेस हैं, देखिए 3 डिफरेंट गेजेस हैं। गेजेस मीन्स अब दो ट्रैक्स हैं, ठीक है, पटरी है जहां पे की चक्का रहता है ट्रेन का, ठीक है ना। तो उसके बीच में डिफरेंसेस है, ब्रॉड गेज, मीटर गेज एंड नैरो गेज, ये सारे कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं और हर गेज के ऊपर हर ट्रेन नहीं चल सकती है। तो ये सारे डिफाइन करते हैं कि अपना रेलवे किस प्रकार का है। कई सारे ट्रेन छोटे छोटे नेटवर्क है तो वो लोग अपना ही पटरी में चल पाएंगे, बड़ा वाला ट्रेन का पटरी में नहीं चल पाएंगे। ब्रॉड गेज का डिस्टेंस आता है 1.676 मीटर्स, मीटर गेज का आएगा 1 मीटर एंड नैरो गेज का आएगा 0.762 to 0.61 मीटर्स। ये तीनों उसके डिविजन्स हैं, ठीक है। ये टोटल उसका रूट दिया गया है, बट ये रूट का डेटा अभी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये आउटडेटेड डेटा है। मैनेजमेंट ऑफ गवर्नेंस ऑफ इंडियन रेलवे इज इन हैंड्स ऑफ रेलवे बोर्ड। रेलवे को 17 जोन में डिवाइड किया गया है। चलिए एक एक जोन देखते हैं। ईस्ट कोस्ट रेलवे जो कि भुवनेश्वर में आपको मिलेगा, साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली उसका सेंटर है, हेडक्वार्टर है, वेस्ट सेंट्रल रेलवे का जबलपुर, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का इलाहाबाद, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जिसको SEC रेलवे कहा गया है, ठीक है, और ईस्ट कोस्ट रेलवे को ECR कहा जाता है, साउथ वेस्टर्न रेलवे SWR। इस प्रकार से डिवीजन होता है। इसका बिलासपुर में है।
10 अक्टूबर 2022 में और दो जोन्स क्रिएट किया गया था, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे NW एंड ECR ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ठीक है। तो जयपुर हाजीपुर, वेस्टर्न रेलवे मुंबई में, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में, सेंट्रल रेलवे अपना मुंबई में है, साउदर्न रेलवे चेन्नई में है, एंड नॉर्दर्न रेलवे न्यू दिल्ली में, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर में, साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद में, साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी में। तो एक बार इसका डेटा चेक करिए, बिकॉज हमको लगता है अभी भी साउथ ईस्टर्न रेलवे का आपका चक्रधरपुर हो गया है, ठीक है, चक्रधरपुर, ये यहाँ पे चक्रधरपुर डिवीजन। तो एक बार इसको डेटा को मैच कर लीजिएगा अभी का डेटा से, ठीक है। एयर ट्रांसपोर्ट, एयरवेज अपना इंडिया में स्टार्ट हुआ था 1911 में। इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी बनाया गया था 1933 में, वो स्टार्ट हुई। एंड फाइनली ऑल एयरवेज कंपनीज को नेशनलाइज्ड कर दिया गया 1953 में, जब इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया के अंदर पूरा एयर ट्रांसपोर्ट को लाया गया। इंडियन एयरलाइंस अपना पहले नजदीक नजदीक से स्टार्ट हुआ, जहां से इंडिया से फ्लाइट हम लोग को मिलता था नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार एंड मालदीव्स तक। तो अभी ये फ्लाइट्स बहुत दूर दूर तक जाती है, हमको पता है, ठीक है। एयर इंडिया का ये सर्विसेज फॉरेन लोकेशंस तक भी प्रोवाइड किया गया था। वायुदूत एस्टैब्लिश किया गया 1981 में फॉर डोमेस्टिक सर्विसेज, बट वाज लेटर मर्ज्ड इन इंडियन एयरलाइंस। तो चलिए देखते हैं एक बार मर्जर ऑफ एयर इंडिया एंड इंडियन एयरलाइंस, दोनों को मर्ज किया गया था। इंडियन एयरलाइंस 54 डोमेस्टिक स्टेशन तक चला रही थी, ठीक है। एंड उसका एक सब्सिडायरी अलायंस था, मीन्स उसका छोटा सा कंपनी था अलायंस एयर, उसको छोड़कर वो 18 इंटरनेशनल स्टेशन भी हुआ करती थी। इंडियन एयरलाइंस का 75 क्राफ्ट, 41 एयरक्राफ्ट बाद में अप्रैल 2010 में ऐड किया गया। 1 अप्रैल 2007 में यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया कि ये दोनों एयरलाइंस को, इंडियन एयरलाइंस एंड एयर इंडिया को एक साथ मर्ज कर देंगे, ठीक है। एक नया कंपनी का फॉर्मेशन हुआ, नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में रखा गया। एंड उसको टोटल ब्रांड नेम दिया गया एयर इंडिया और इंडियन, एंड इट्स लोगो विल बी महाराजा, ठीक है। तो ये था एयर इंडिया का। अब कई सारे आपके मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, तो उसको आप देख लीजिए। देन वाटर ट्रांसपोर्ट की ओर चलेंगे अगर, तो सेंट्रल वाटर ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश किया गया था 1887, हेडक्वार्टर रखा गया कोलकाता में, ठीक है। दो तरह का वाटरवेज मिलता है, एक है इंटरनल वाटरवेज, एक है ओशियनिक वाटरवेज। तो इंटरनल वाटरवेज आप समझ सकते हैं जहां से कि हम लोग को कनेक्शन होता है रिवर्स, कैनाल्स, लेक्स, ठीक है, जमीन के अंदर अंदर से। ये इंडिया का कंटिनेंट है, मान लीजिए, ये कंसिडर है, ये इंडिया है, इंडिया का यहाँ से आपको यहाँ जाना है मान लीजिए, या फिर ये गंगा का इधर से आना है इधर आपको। तो ये जो जमीन के अंदर थ्रू द रिवर्स, कैनाल्स, लेक्स, ये सारे इंटरनल एयरवे है। बट अगर आप आ रहे हैं बांग्लादेश से, तो या फिर आप आ रहे हैं कोई और मान लीजिए जापान से या फिर चाइना से घूम करके, तो आप इधर ये वाला रूट होकर के फाइनली पहुंचेंगे इंडिया में। तो ये पूरा समंदर वाला रीजन है। तो जब आप समंदर वाला रीजन से आएंगे, उसको आपको कहा जाएगा ओशियनिक वाटरवेज, ठीक है। इंडियन वाटरवेज में हल्दिया टू इलाहाबाद वाज मेड अ नेशनल वाटरवे 1986 में, ठीक है। 44 मिलियन टन्स ऑफ कार्गो हर साल मूव होते हैं इनलैंड वाटरवेज में। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया IWAI एग्जिस्टेंस में आई 27 अक्टूबर 1986 में, और उसका काम क्या था, डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ इंडियन वाटरवेज। तो हर जगह पे कंट्रोल करना जरूरी है, नहीं कंट्रोल होगा तो मनमर्जी लोग उसको गंदा करेंगे, एंड देन रोड अपने हिसाब से वो लोग बनाएंगे रूट, देन क्या होगा, आपका बायोडाइवर्सिटी के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, जो मछली है वो सब चीज के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सब चीज को रेगुलेट इसलिए किया जाता है, इसीलिए इंडियन वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया एग्जिस्टेंस हुई थी। वो कब आई आपका 1986 में। नेक्स्ट इज द ओशन वाटरवे। ओशन वाटरवे अपना पेनिनसुलर बैंक इंपोर्टेंट फॉर दिस पर्पस, ठीक है। तो कहा गया अपना जो पेनिनसुलर बैंक है, ये जो इंडिया का जो इस प्रकार का आपका आउटस्कर्ट्स है, तो ये वाला पेनिनसुलर रीजन है उसका, ठीक है। तो श्रीलंका, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ये सारे जो रीजन है, विशाखापट्टनम, उड़ीसा, एंड ये वाला जो रीजन है आपका, ये सारा रीजन एक पेनिनसुलर रीजन है। तो यहाँ पे जो आपको वाटरवेज चलती है, उसको हम लोग कहेंगे ओशियनिक वाटरवे। 13 लार्ज और 200 स्मॉल पोर्ट्स हुआ करते थे, एंड मेजर बैंक 5600 किलोमीटर, ठीक है। ये आपका जो टोटल आपका रेंज है 5600 किलोमीटर। लार्ज पोर्ट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट मेंटेन करती थी, जबकि छोटे छोटे पोर्ट्स को मैनेज करके स्टेट गवर्नमेंट मेंटेन कर लेती थी।
बिगिनिंग ऑफ टेंथ प्लान के बिगिनिंग में मेजर पोर्ट्स 344 मिलियन टन के थे, एंड बाद में उसको कहा गया कि और भी इसको इंक्रीज किया जाएगा। ठीक है। लार्जेस्ट पोर्ट अपना इंडिया का जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई की है। लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट अगर देखा जाए, नेचुरल पोर्ट्स में जो आर्टिफिशियली बनाई नहीं गई है, वो लोग स्टार्टिंग से ही वो उतना बड़ा है। ठीक है। तो कुछ कुछ पोर्ट्स होते हैं कि उसको सीमेंट करके, उसको काट करके, उसको धीरे धीरे बनाया जा रहा है, तो वो अपना हो जा रहा है लार्जेस्ट पोर्ट, नॉर्मल आर्टिफिशियल पोर्ट्स। लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट जो कि जिसमें कि आपका मैन मेड का इम्पैक्ट नहीं मिलेगा, वो विशाखापट्टनम है। कंदला इन गुजरात इज अ टाइडल पोर्ट, इट हैज बीन मेड इनटू फ्री ट्रेड जोन। ठीक है। तो कंदला गुजरात का ये टाइडल पोर्ट है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें तो ये कैपिटल वाले, कैपिटल को हम लोग स्किप करेंगे दोस्तों, कैपिटल में उतना ये तो छोटा छोटा चीज है। प्लस आपका ये जो सेंचुरीज है, सेंचुरीज इंपॉर्टेंट बनते हैं तो उसको स्टैटिक जीके का अलग टॉपिक में कवर करेंगे। लुसेंट जीके से पढ़ना स्टैटिक ये सब में मैटर नहीं, उसमें से पढ़ना बेकार होगा, क्योंकि बहुत सारे आपके नए नए टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं। ओके, कुछ कुछ एब्रीविएशन है स्टेट सैटेलाइट्स का, सैटेलाइट्स के में हम लोग नहीं घुसेंगे। तो जनरल इंट्रोडक्शन टू एशिया अगर देखें, इसके बाद फिर पाकिस्तान एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडियन सब कंटिनेंट आ रहा है, जिसको कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। प्लस अभी का टाइम में आपका ये वाला जो पोर्शन है, ये जीके के लिए इंपॉर्टेंट नहीं बनता है। तो आप करेंसी, कैपिटल, ये सब चीज को एक बार ध्यान से उसको देखें। कैपिटल्स को हम लोग इसीलिए नहीं रेफर कर रहे बिकॉज ये पुराना बुक है। तो इसी से दोस्तों अपना कंप्लीट हो जाता है जीके का जो पोर्शन है। ठीक है। तो इसको आप रिवाइज करें, नया बुक से आप डेटा को एक बार टेबुलेट करिए, रेफर करिए एंड कीप स्टडी। थैंक यू। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।